दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के आया हूं, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में बार-बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की काफी संभावना है। तो सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल कंप्लीट सॉल्यूशन के माध्यम से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1296 से 1316 ईस्वी, ऑप्शन बी 1286 से 1316 ईस्वी, ऑप्शन सी 1303 से 1334 ईस्वी, ऑप्शन डी 1410 से 1437 ईस्वी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। उसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। दिल्ली में सल्तनत काल के अंतर्गत उसके शासनकाल को गिना जाता है। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1796 ईस्वी, ऑप्शन बी 1564 ईस्वी, ऑप्शन सी 1764 ईस्वी, ऑप्शन डी 1989 ईस्वी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना जो है उन्होंने संयुक्त सेना को हरा दिया था। बक्सर युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी और बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हुआ था और मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना निर्धारित हुआ था। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा इस युद्ध के माध्यम से प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक डैश डैश लिखा है, यानी राजा हर्षवर्धन ने कौन सा प्रसिद्ध नाटक लिखा है? ऑप्शन ए नारायणीयम, ऑप्शन बी नागानंद, ऑप्शन सी रामायण और ऑप्शन डी भरतांजल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागानंद, अर्थात नागों का आनंद जो है राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। यह नाटक 5 अंकों में लिखा गया है और इसमें आपको बता दें मुख्यतः गरुड़ देवता को खुश करने के लिए नागों की बलि देने से रोकने के लिए राजकुमार जिमूत वाहन द्वारा अपने शरीर को त्यागने का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी बाबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सूरदास हिंदी सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित थे। ये भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे और इनके जीवन काल की अवधि 1478 से 1573 ईस्वी थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि प्रमुख हैं। ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी था। अगला प्रश्न है सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे पहले सिविल सेवा को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, किंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। और इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 1793 ईस्वी में उसने उच्च सिविल सेवा में नागरिकों सेवाओं तथा अधीनस्थ सिविल सेवाओं की शुरुआत की। ब्रिटिश भारत के आरंभिक शासन में उच्च सिविल सेवाओं के पद पर प्राय यूरोपीय नागरिकों की ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाती थी। अगला प्रश्न है 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को डैश डैश द्वारा गिरफ्तार किया गया था। किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए कैप्टन हडसन, ऑप्शन बी जॉन निकोलसन, ऑप्शन सी सर ह्यूग रोज, ऑप्शन डी कॉलिन कैंपबेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैप्टन हडसन। 1857 का सिपाही विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का कोई नेता नहीं था, इसलिए विद्रोही सैनिकों ने अपना नेतृत्व करने के लिए दिल्ली के शासक बादशाह बहादुर शाह जफर से निवेदन किया कि वो इस संग्राम की चिंगारी पूरे देश में फैलाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है
पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं, डैश डैश डैश, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चलाए चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सबने प्रज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग लोक आंदोलन और ऑप्शन डी प्रजामंडल आंदोलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रजामंडल आंदोलन। देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जाना जाता है और ये आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य था छुआछूत, ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना तथा रियासतों के भीतर लोकतांत्रिक चेतना को जागृत करना। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहां से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी डांडी, ऑप्शन डी मुंबई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से शुरू किया गया और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक के कानून में सुधार करना था। इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने 24 दिनों की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को डांडी तट नवसारी जिला गुजरात पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा तथा इस आंदोलन की शुरुआत की। बाद में 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट आंसर होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें इसमें। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, तापमंडल, ऑप्शन बी क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, ऑप्शन सी समतापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और ऑप्शन डी समतापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल और तापमंडल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? धरातल से ऊपर की ओर जाते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है वायुमंडल की परतों को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले क्षोभमंडल, फिर समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर उसके बाद आता है तापमंडल और उसके बाद आता है आपका बहिर्मंडल। कुल कितनी परतें होती हैं? कुल 5 परतें होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, झांसी रानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पांडिचेरी, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत में पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से अनेक राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया गया है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के उद्देश्य से कुछ नियम कानून बने हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में कुछ मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। इसी क्रम में रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1996 में अंडमान निकोबार द्वीप में बनाया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में अनेक दुर्लभ प्रजातियों का निवास है, जो जैव विविधता का एक उत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी और ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी रेत और दोमट मिट्टी का मिश्रण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी नर्मदा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में बहने वाली नदियों को उनके प्रवाह की दिशा के आधार पर पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों और पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों में विभाजित किया जाता है। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, भरतपूजा, मांडवी आदि नदियां शामिल हैं, जबकि पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियों में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, यमुना आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? ऑप्शन आप सभी लोग देख सकते हैं, चारों ऑप्शन, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक समय है। और ये भारत ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, इसलिए इसका मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे रहता है, यानी 5 सही 1/2 घंटे आगे रहता है। अगला प्रश्न है FICCI का पूरा नाम क्या है?
आप सभी लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो 16 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। FICCI का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और आपको बता दें, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नाम से इसे हिंदी में जाना जाता है और इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा किससा होता है? ऑप्शन ए ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, ऑप्शन बी कभी ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नहीं होता है, ऑप्शन सी एक्स अक्ष के समांतर होता है और ऑप्शन डी सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन कौन सी 2 श्रेणियां आरक्षित हैं? ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन ए पहला पॉइंट है रेलवे, दूसरा है खनन और तांबा, तीसरा परमाणु ऊर्जा और ऑप्शन 4 कोयला। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा, यानी रेलवे और कोयला जो है वो आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित हुई? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी 2010। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था या एजेंसी यानी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की स्थापना केंद्र द्वारा सन 1980 में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा निगरानी और मूल्यांकन के लिए पेशेवरों के एक निकाय के रूप में की थी और यह केंद्र और राज्य सरकारों से पूरी तरह स्वतंत्र निकाय है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष में प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1980। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। 19 जुलाई 1969 को भारत में पहली बार 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर 1980 में हुआ, जिसके अंतर्गत 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके पश्चात राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या 20 हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन ए, एक देश किसी अन्य देश की प्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकता है। ऑप्शन बी, यूएनओ में सदस्य प्राप्त करते समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि संप्रभु राज्य एक जन समूह होता है जिसकी एक पहचान होती है जो उन्हें उस राष्ट्र से जोड़ता है, अर्थात जन समूह से तात्पर्य समान भाषा, धर्म इत्यादि नैतिक आचार व मूल्य उद्गम से किसी भौगोलिक क्षेत्र या जनसमूह पर सत्ता या प्रभुत्व के संपूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार की को संप्रभुता कहा जाता है। वहीं आप सभी लोग जानते हैं संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। किसी देश किसी अन्य देश की प्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु नहीं हो सकता और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता प्राप्त करने के समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? यहाँ पर सर्वप्रथम समिति पूछा गया, ध्यान रखना। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी पी.के. थुंगर समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति बलवंत राय मेहता समिति थी। इस समिति का गठन वर्ष 1957 ईस्वी में किया गया था। इस समिति ने जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहा गया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने की सिफारिश की थी, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत तीनों को एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जोड़ा गया। इसी समिति की सिफारिश को वर्ष 1958 में स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। वहीं अशोक मेहता समिति के बारे में बता दें, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, सूचना अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था? किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2006। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। इस कानून के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से मांग उठाने वाली संस्था या संगठन मजदूर शक्ति संगठन थी। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? ऑप्शन ए है 28वें, ऑप्शन बी 40वें, ऑप्शन सी 42वें और ऑप्शन डी 52वें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था और प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या स्रोत भारत के निवासी हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है? ऑप्शन ए अनुसूची 11, ऑप्शन बी अनुसूची 12, ऑप्शन सी अनुसूची 7, ऑप्शन डी अनुसूची 10। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुसूची 11। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों यानी स्थानीय स्वशासन का प्रबंध करती है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत पंचायतों का गठन, संरचना, निर्वाचन, पंचायतों की शक्ति, उनके प्राधिकार, युवा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी विद्युत स्थैतिक बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी यांत्रिक बल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु द्वारा अन्य आवेशित वस्तु अथवा तथा अनावेशित वस्तु पर लगाए गए बल को विद्युत स्थैतिक बल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी मोस्ले। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में की। चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से इसकी खोज की। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी और मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, ओमेगा 3 वसा अम्ल डैश डैश में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए मछली में, ऑप्शन बी अखरोट में, ऑप्शन सी दालों में, ऑप्शन डी ए और बी दोनों में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ओमेगा 3 वसा जो है मछली और अखरोट दोनों में उपस्थित होता है और ये मानव में नेत्र एवं हृदय संबंधी रोगों के उपचार में लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय डैश डैश में बटा होता है? ऑप्शन ए 4 भाग, ऑप्शन बी 2 भाग, ऑप्शन सी 3 भाग और ऑप्शन डी 5 भाग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय 4 भागों में बटा होता है। आमाशय का पहला भाग रूमेन होता है, यह सबसे बड़ा होता है जहां निगली हुई वनस्पति का भंडारण होता है। रूमेन के अतिरिक्त 3 अन्य भाग एक्टोथूलम, ओमेसम तथा एबोमेसस होते हैं। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? ऑप्शन ए श्वेत रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन बी लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। तो साथियों ये थे जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो आप सभी की आगामी सभी परीक्षाएं जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम, बीडीओ री एग्जाम, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ साथ उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जहां पर जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होगी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।